ना बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं ये आपका अक्टूबर 2023 का योजना का आर्टिकल है। अभी इसके पहले हम लोग स्पेस पढ़ रहे थे, ये स्पेस से रिलेटेड आर्टिकल है। लास्ट मंथ और उसके पहले आपके कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च हुए थे अर्थ से, और इसी से को रिलेटेड ये आर्टिकल दिया गया है। ना योजना एक काफी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। रीजन यूपीएससी, बीपीएससी, जीपीएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड, गवर्नमेंट के एक्टिविटीज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन रहती है, और जो राइटर्स रहते हैं वो हाईली क्वालिफाइड राइटर्स रहते हैं। ओके, सो इनके व्यूज मैटर करते हैं। यहां पर हम समझने का कोशिश करेंगे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर या स्पेस से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं। ओके, नाउ पहले इस आर्टिकल में दिया गया है कि स्पेस, आखिर जो इसरो बना, वो इसरो बना तो बना कैसे, हाउ इसरो केम इनटू बीइंग। नाउ आज जो आपको इसरो दिख रहा है उसका शुरुआत हुआ था 1962 में, जब एक कमिटी बनाया गया था कंट्री में। कमिटी बनाया गया था स्पेस एक्टिविटीज से रिलेटेड। 1957 का जो एरा था, उस समय स्पुतनिक जो लॉन्च किया था रशिया ने, उसके बाद से हम भी सोच रहे थे कि क्या करें। नाउ 1962 का जो ईयर है वो इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ईयर बन जाता है, वो सेम ईयर है जब चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ था, चाइनीज वॉर हुआ था, और वहां अनफॉर्चुनेटली इंडियंस नहीं जीत पाए थे। ओके, सो 1962 में हमने एक ब्रेव स्टेप लिया कि हमने एक कमिटी का गठन किया, इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, नाम था इनकोस्पेयर। 1962 पूरा का पूरा कहानी यहां से शुरू होता है। जब वॉर ऐसा हुआ और जब हमने देखा कि बहुत सारे नेशन स्पेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे, हमने भी एक स्टेप लिया कि नहीं, एक कमिटी बनाया स्पेस रिसर्च के लिए 1962। और थुम्बा पहले आपका वो एक चर्च था, थुम्बा इक्वेटोरियल स्टेशन, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में है। वहां पर हमने एक टेम्पररी लॉन्च स्टेशन बनाया जहां से हम रॉकेट्स को लॉन्च करेंगे। ये हमारा एक थिंकिंग था। सो इट ऑल स्टार्ट विथ थुम्बा। नाउ अगस्त 1969 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। अगस्त 1969 इसलिए भी इंपॉर्टेंट ईयर है बिकॉज 1969 इज द ईयर व्हेन मैन फर्स्ट लैंडेड ऑन मून। ओके, 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग राइट लैंडेड ऑन मून, एंड स्पेस का हर जगह धूम था। सो वी ऑल्सो थॉट कि क्यों नहीं, हम उस समय ये सोच रहे थे कि शायद कभी फ्यूचर में हम भी इस तरह का एक स्पेस पावर बन पाए, रॉकेट पावर बन पाए। एंड 1969 ISRO was established. Okay, 1969 ISRO established होता है। 1972 अब ISRO तो आपने स्टैब्लिश कर दिया, ISRO के लिए तो बजट भी चाहिए, एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क चाहिए, क्योंकि एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए सिर्फ आपको रॉकेट लॉन्च कर देना इतना आसान नहीं है। आपको अलग अलग एजेंसीज चाहिए, जो कोई उसका फ्यूल डिजाइन करे, कोई रॉकेट को डिजाइन करे, कोई मटेरियल साइंस को डिजाइन करे, कोई इसमें ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिस्टम को डिजाइन करे। तो इसके लिए एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया हमने 1972 में। और ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1962 से शुरू हो रहा है हमारा। 1962 वी हैव इनकोस्पेयर, 1969 इसरो, और 1972 हमने एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया। पहले एक एजेंसी था, ऑर्गेनाइजेशन था, अब डिपार्टमेंट आ गया इसका पूरा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मतलब ये डिपार्टमेंट सारा कुछ हैंडल करेगा स्पेस से रिलेटेड, राइट फ्रॉम डिजाइनिंग टू असेंबलिंग टू लॉन्चिंग, ओके, प्रोग्रामिंग, सारा कुछ। एंड फाइनली रिमेंबर, अभी क्या था कि आपका इसरो एक अलग यूनिट था और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अलग यूनिट था। 1972 में हमने जब डीओएस बनाया तो इसरो को ला दिया डीओएस के नीचे, मतलब हेड बॉडी इज डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस,
उसके नीचे आ गया इसरो। यानी अब ये जो आपको सिस्टम ऐसे नजर आ रहा है, अब ये ऐसा नहीं, ये हॉरिजॉन्टली बन गया। दैट ऊपर में आ गया डीओएस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, एंड उसके नीचे आ गया इसरो। इट मींस इसरो इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ओके, कब? 1972, नॉट सिंस द फाउंडेशन। बनते ही ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का पार्ट नहीं था। इन 1972 इट केम अंडर द पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फर्दर इसरो को जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में लाया, उसके बाद हमने बोला कि ये स्पेस एजेंसी इंडिया का रहेगा, जो कि काम इनका क्या रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तीनों चीज हमने दिया इनको। आप साइंस, रॉकेट साइंस पे काम करेंगे, रॉकेट इंजीनियरिंग, रॉकेट को आप इंजीनियर करेंगे, रॉकेट बनाएंगे अपना, और टेक्नोलॉजी भी आप पैरेलली डेवलप करेंगे कि उन रॉकेट को आपने कैसे प्लेस करना है सैटेलाइट में। तो तीन बात हमने इनको बोला कि चलिए, इसरो के नीचे बहुत इंपॉर्टेंट ये तीन कंपोनेंट नजर आते हैं। एक आता है साइंस, वो विज्ञान कैसा होगा, वो विज्ञान कैसे काम करेगा, कैसे उस पर काम करना, ये आप समझे, तो ये साइंस हो गया। सेकेंड पार्ट हमने बोला इंजीनियरिंग, अभियंत्रिकी इसको कहते हैं। मतलब ये कैसे आपको बनाना है सैटेलाइट, आप ही डिजाइन करेंगे, कैसे इंजीनियर करना है पूरा सिस्टम को। सैटेलाइट डिजाइनिंग हो गया, फिर रॉकेट प्रपोल्शन सिस्टम डिजाइनिंग हो गया, मटेरियल साइंस डिजाइनिंग, सारा कुछ इंजीनियरिंग में आ गया। और तीसरा हमने इनको बोला काम कि आप ये भी देखेंगे टेक्नोलॉजी। इट मींस डीओएस, अब देखिए थोड़ा सा एक्सपैंड कर गया। डीओएस में इसरो, और इसरो को हमने तीन प्राइमरी फंक्शन असाइन किए, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। ओके, फर्दर 15 अगस्त 1969, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए। इनकोस्पार्ड, राइट, एंड इसरो इनकोस्पार्ड का जगह आ गया। तो इसरो का डेट क्या है? 15 अगस्त 1969। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज मतलब नोट डाउन करते चलिए, ये आप उसमें डाल दीजिए। और इसको हमने अलग अलग रोल कर दिए असाइन। इसको हमने बोला कि आप क्या करेंगे, अब आप डेवलपमेंट और एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी भी आप देखेंगे। यानी अब टेक्नोलॉजी नहीं, डेवलपमेंट और उसका एप्लीकेशन, फर्दर उस स्पेस टेक्नोलॉजी को कहां अप्लाई करना है, कम्युनिकेशन में अप्लाई करना है, उसको रिमोट सेंसिंग में अप्लाई करना है। तो ये एप्लीकेशन पार्ट भी अब किसके हाथ में चला गया? इसरो। यानी अब स्ट्रक्चर कैसा नजर आ रहा है? डीओएस, इसरो, इसरो में फर्स्ट था आपका साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, और दो पार्ट और जोड़ दिया हमने, राइट। एक पार्ट हमने डाल दिया डेवलपमेंट, और एक पार्ट हमने डाल दिया आपका एप्लीकेशन। ऑब्वियस है, अब रोल इसका बड़ा हो गया इसरो का, जो कि सिर्फ एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से शुरू हुआ था। रोल काफी ज्यादा, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, ये सारा काम आप करेंगे। ओके, नाउ इट मींस इसरो के ऊपर अब काफी बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी था, और अब यहां से शुरू हुआ सैटेलाइट डेवलपमेंट का प्रोग्राम, क्योंकि डेवलपमेंट भी तो एक पार्ट है। तो इनिशियली हमारे पास तो सैटेलाइट नहीं था, तो हम सैटेलाइट को सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहे थे, मतलब सैटेलाइट डिजाइन कर रहे थे, कैसा सैटेलाइट होगा वो सब, एंड देन वी यूज्ड टू गो गिव दैट सैटेलाइट टू अदर स्पेस एजेंसीज लाइक रशिया, लाइक फ्रांस, कि आप प्लीज इनको लॉन्च कर दीजिए। ओके, सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना अभी हमारे लिए दूर की बात थी। एनीवेज, शुरुआत हम करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से, और हमने अलग अलग इंजन बनाए, लाइक एसएलवी, जो हमारे सैटेलाइट को प्लेस कर सकते थे, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ऐसे करके ये आगे बढ़ा। ओके, और फाइनली हमने वो भी अचीव कर लिया कि हम सैटेलाइट को प्लेस कर सकते थे उनके रिक्वायर्ड ऑर्बिट्स में। पहले हमें किसी और पे निर्भर होना पड़ता था, अब हम खुद ही अपने सैटेलाइट को प्लेस कर सकते थे। फर्दर
नाउ ये जो हमारा कमीशन है या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है, ये क्या क्या काम करता है थोड़ा सा देखिए। लूनर मिशन मीन्स मून, यस मून पे आपने देखा। इंटरप्लैनेटरी मिशन यानी और किसी प्लैनेट पर भी आपके सैटेलाइट्स या उसके ऑर्बिट में भेजना। इट मीन्स मार्स पे MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन नजर आ रहा है, तो ये हमने दिया अलोंग विथ साइंटिफिक प्रोजेक्ट। और साइंस और एजुकेशन को प्रमोट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इनको दिया कि आप साइंस और एजुकेशन को इस देश में प्रमोट भी करेंगे, खासकर स्पेस साइंस या रॉकेट साइंस। एक कमीशन भी हमने बनाया, नाम है इंडियन स्पेस कमीशन। अब वो जो काम करेगा इसरो, उसके लिए कोई पॉलिसी तो बनाएगा कि क्या पॉलिसी होना चाहिए। ये काम कौन करेगा? स्पेस कमीशन। स्पेस कमीशन का काम क्या है? ठीक है, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना और पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं ये देखना। जैसे वो एक पॉलिसी बनाए कि इंडिया को अपना मार्केट एक्सपैंड करना है सैटेलाइट लॉन्चिंग का, ये एक पॉलिसी है, एक नीति है। इस नीति को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ये भी ये देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हमने आपके एंट्रिक्स जो इसरो का प्राइवेट बॉडी है जो सैटेलाइट रिसर्च और सैटेलाइट प्लेस, जो प्राइवेट सैटेलाइट्स है उसको लेता है अलग कंट्री से, यानी वो इसका कॉमर्शियल आर्म है जो इसरो को एक कॉमर्शियल बॉडी भी बनाता है। सिर्फ वो सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं करेगा, वो रेवेन्यू भी बाहर से अब लाएगा इस देश में। ओके, एनीवेज ये ऐसे करके आपका बढ़ा। एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया। सिर्फ जो शुरू हुआ था रिसर्च और डेवलपमेंट से इसरो, अब हमने बोला कि नहीं, आपका काम है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना। सोशल डेवलपमेंट, समाज का डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस देश का, ये दो पार्ट भी हम लोगों को पकड़ा दिया। तो सोशल डेवलपमेंट कैसे करेंगे? आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजेंगे, उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू टीवी प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, टीवी प्रोग्राम्स दिखाए जाएंगे। ओके, गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोग्राम चलाएगा, बिकॉज सैटेलाइट लॉन्च हुआ है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो अलग अलग गवर्नमेंट चैनल से वो ट्रांसमिट तो कर सकता है प्रोग्राम। और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे? जैसे आप सैटेलाइट दूसरे कंट्रीज का लॉन्च कर रहे हैं तो आप इस देश में क्या ला रहे हैं? मनी। आप एक बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी सैटेलाइट पहले आपका लॉन्च करना जो प्राइमरी काम था, आप दूसरे देश का अगर सैटेलाइट लॉन्च कर रहे तो आप एक इकोनॉमी को भी बढ़ावा दे रहे, देश के जीडीपी में भी आपका कुछ परसेंटेज है। ओके, और अगर सोशल डेवलपमेंट होगा, लोग पढ़ेंगे, लोग जागरूक होंगे, जानकारी होगा। जैसे दूरदर्शन पे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं जी, इग्नो का क्लासेस हुआ चलता है, या फिर NIOS के क्लासेस चलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, तो टॉपिक छोटे छोटे पढ़ाते हैं। इससे क्या, जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है टीचर्स का या क्लासरूम्स का, वो इससे कुछ सीख सकते हैं। तो इससे क्या, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशनल डेवलपमेंट। और अगर ये दोनों हो पाया, ऑटोमेटिकली वो जो इंडिविजुअल रहेगा या वो सोसाइटी जिनके अंदर एजुकेशन का पेनिट्रेशन हुआ है, वो तो इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ेंगे, इस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे। यानी इसरो का एक और रोल आपको नजर आता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, समाज और अर्थव्यवस्था का विकास। फाइनली इसरो के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। ओके, इनफैक्ट सारे आते हैं DOS में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और ये अलग अलग जो पार्ट है हमारे, वो अलग अलग कामों को के लिए हमने असाइन किया। दे ऑल डू द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। शुरुआत होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। ओके, नाउ इनका क्या काम है? इनका काम है, ये कहां पर है? पहले ये है तिरुवनंतपुरम। बहुत ये है कि VSSC कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। प्लीज एक शॉर्ट नोट्स बनाते भी जाइएगा। इनका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल को डेवलप करेंगे ये। ASLV, SLV, PSLV, GSLV, क्या है? लॉन्च व्हीकल है, तो ये क्या करेंगे? लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये डिजाइन भी करेंगे लॉन्च व्हीकल को।
वो लॉन्च व्हीकल कैसा होगा, ये डिजाइन और डेवलपमेंट करेंगे। एंड अभी तक इन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट हमने पढ़ा है, PSLV, GSLV, LV-M3, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स, ये सारा का डेवलपमेंट किया है उन्होंने। आगे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, SSLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। देख रहे हैं ये कितना कुछ डेवलप कर चुके हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। और फिर टेस्ट व्हीकल प्रोजेक्ट, ये सब ये डेवलप कर चुके हैं टुवर्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, गगनयान के लिए। फाइनली इनका ये है कि हम गगनयान को लॉन्च करें, उसको डिजाइन करें। तो ये डिजाइनिंग का काम किसके हाथ में है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये आपके सैटेलाइट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट ये काम करते हैं, प्लीज फोकस कीजिएगा। रीजन, कल के रोज अगर क्वेश्चन आया स्पेस पर तो ये सब तो आना ही चाहिए आपके पेन से बाहर। सिर्फ आप लिख देंगे वो नहीं चलेगा कि PSLV होता है जी, आपको पता भी होना चाहिए कि स्पेस आर्किटेक्चर इस कंट्री में क्या है। नेक्स्ट, UR राव सैटेलाइट सेंटर, URSC। ओके, और ये क्या काम करता है, कहां पर है? पहले ये बेंगलुरु। इनका क्या काम है? डिजाइन, डेवलपमेंट और रियलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन, संचार, नेविगेशन, सैटेलाइट कैसे मूव करेगा, कौन कहां सैटेलाइट जाके छोड़ना है। ओके, रिमोट सेंसिंग, रिमोटली डेटा को एक्वायर करना। मानिए फ्लड आ रहा है, मानिए साइक्लोन आ रहा है, इसको कैसे ट्रैक करेंगे? तो आप दूर से रिमोट सेंसिंग से इसको ट्रैक करते हैं ना। मानिए कहीं फॉरेस्ट फायर आ गया, फ्लड आ गया, बादल फट गया, तो ये सब काम करेंगे। तो इनको यही काम हमने दिया, रिमोट सेंसिंग, ओके, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, ये यही काम करते हैं ना। नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उसका पहले से पाथ डिटरमाइन होता है कि वो किस पाथ को फॉलो करेगा। एंड सैटेलाइट क्या है, जैसे जैसे वो मूव करते हैं वो अपने पाथ से हट भी सकते हैं ना। हट सकते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे स्ट्रैप ऑन्स लगा के भेजते हैं, बूस्टर्स बोलो, वो फायर करके हम सैटेलाइट को अपने पाथ पे वापस ला सकते हैं। तो ये नेविगेशन यानी सैटेलाइट को रास्ता दिखाना। अगर सैटेलाइट रास्ता भटक गया तो जाकर, अगर वो सही से लॉन्च नहीं हुआ, किसी कंट्री पे गिर गया, तो अब तो आपका और उस कंट्री के साथ एक तरह का वॉर तरह का डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। तो ये भी तो काम नहीं करना है। प्लस वो सैटेलाइट को किस पाथ से जाना है ये भी तो पहले से डिसाइड करना। तो ये काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट है इसमें लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर। लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर, लिक्विड फ्यूल डिजाइन करना, डेवलप करना, वो कैसे काम करेगा, इसके लिए एक अलग यूनिट है हमारा। रिमेंबर, डिजाइनिंग के लिए अलग था, नेविगेशन के लिए अलग है। लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर ये आपका क्या है? ये एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम फॉर लॉन्च व्हीकल और स्पेस प्रोपल्शन सिस्टम। अभी हमने आपको बताया था कि जो लिक्विड फ्यूल है उसको आप कभी भी ऑन कर सकते हैं, कभी भी ऑफ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी कौन डेवलप करेगा? लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम। ना लिक्विड फ्यूल है, उसके लिए डिजाइन करना कि वो जो आप लिक्विड फ्यूल भेज रहे हैं वो सही से सही टेम्परेचर पर है या नहीं है, उसका जो ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, काम कर भी रहा है या नहीं काम कर रहा, प्लस लिक्विड फ्यूल क्या सही थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये सब कौन देखेगा? कहीं तो डिजाइन होगा, ये करेगा LPSC। ओके, ये और क्या काम करते हैं, इसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ, डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस स्पेस प्रोपल्सन सिस्टम, क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक इंजन का ये करेंगे, याद कीजिए। सेमी क्रायोजेनिक हम पढ़ाएंगे कुछ इंजन्स, जब इंजन्स पढ़ाएंगे तो क्रायोजेनिक इंजन्स क्या है, सेमी क्रायोजेनिक यानी हाफ क्रायोजेनिक, फुल क्रायोजेनिक वो नहीं है। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम, वो ऑन ऑफ कैसे होगा? जरूर वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा या फिर उसके प्रेशर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, तो ये भी ये करेंगे। तो सारा काम इनका यही है। और डिजाइन डेवलपमेंट, और ये है कहां? इनके दो कैंपस है LPSC का। देयर आर 2 कैंपसेस। फर्स्ट आपका क्या है? त्रिवंतपुरम, और दूसरा है बेंगलुरु। इस जगह
ये फैले हुए हैं और ये लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, क्रायोजेनिक, सेमी क्रायोजेनिक। तो ये थर्ड विंग था हमारा। और है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, SAC। हाँ, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पर है? अहमदाबाद। और इसरो का जिसको हम लोग बैकबोन एक बोल सकते हैं वो ये है। ओके, इसका काम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसरो ये क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। और ये करेंगे क्या? इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट जो हवा में जाएंगे। ओके, पेलोड, सैटेलाइट आखिर कितना पेलोड का होगा, बता रहे थे ना, पेलोड मास होता है, वो ये डिसाइड कर रहे हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके कर रहे हैं। और कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, ना सारे मिलकर काम करते हैं जी। अब आपने सैटेलाइट ही इतना बड़ा बना दिया जो आपका लॉन्च व्हीकल ले ही नहीं जा सकता, तो सैटेलाइट का क्या मतलब बनता है? तो आपको हमेशा सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करते हैं, इसीलिए आपको यहां नजर आ रहा है कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग। इसके पहले भी आपने देखा था, ठीक है। और इन्होंने इनसैट सीरीज का सैटेलाइट बनाया है, और उसका यूज कहां करते हैं इनसैट सीरीज के सैटेलाइट को? DTH, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग। नाउ आप जो नेट यूज कर रहे हैं, जो DTH सर्विस देख रहे हैं, वो सारे इन्हीं सब सैटेलाइट से हैं, इनसैट और GSAT। ओके, और इनका डेवलपमेंट का काम किनका है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद। ओके, नाउ और ये क्या करते हैं? ये सेंसर्स बनाते हैं, ऑप्टिकल सेंसर्स, माइक्रोवेव सेंसर्स। अगर एक सैटेलाइट कहीं गया, या सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट के ऑर्बिट के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसके पास सेंसर्स नहीं रहेगा, तो वो सेंस कैसे करेगा डेटा को? अगर आपने एक सैटेलाइट भेजा, चलो साइक्लोन ट्रैकिंग के लिए, या आप पता करना चाहते हैं साइक्लोन आएगा या नहीं, तो उसको तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को सेंस करना चाहिए ना, कि लो प्रेशर रीजन कहाँ बन रहा है, बनेगा भी या नहीं बनेगा, तब तो वो आपको दिखाएगा। तो सेंसर्स तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो टच करके नहीं देखेगा, ये तो हाई ऑल्टीट्यूड से सेंस कर रहा है। तो ये सेंसर्स, ओके, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। बेसिकली इनका जो प्रोग्राम है वो लिमिटेड है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए, यानी जियो, क्योंकि वही है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। रिमेंबर, अर्थ के स्पीड के साथ वो घूमते हैं। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे इनका स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। ह्यूमन को भेजना है ना जी, यही तो हमारा अगला मिशन है गगनयान, के हम ह्यूमंस को भेज पाए, मानव को, इसके लिए। और ये रिसेंट है एकदम, देख रहे हैं, 2019। उसीलिए उसके पहले हम मानव को भेज भी नहीं रहे थे। 2-3 रीजन थे। पहले हमारे पास GSLV Mk3 ऐसा पावरफुल रॉकेट नहीं था। दूसरा, जब हमने सोचा कि भेजना ही है, तो एक स्पेशलाइज सेंटर बना दिया, जिनका काम है क्या? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। ह्यूमन जाएंगे, ह्यूमन को कैसे भेजा जाए, वो कैसे वहां परफॉर्म करेंगे, उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, वैसे इक्विपमेंट कैसे हो, तो ये काम कौन करता है? आपके ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। और इनका काम क्या है? रिलायबिलिटी एंड ह्यूमन सेफ्टी। जिनको आप भेजेंगे उनको वापस भी तो लाएंगे, हमेशा के लिए तो नहीं भेज रहे, तो उनका सेफ्टी का कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? ये ओके, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। और ये करेंटली किस पे फोकस कर रहे हैं? गगनयान मिशन। ओके, ये सब आपको बाद में न्यूज में मिलेगा जब गगनयान लॉन्च कर दिया जाएगा उसका आसपास का। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन डेवलप कर रहा है। ये डेवलप कर रहा है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर्स, ह्यूमंस को रेडी कर रहा है किनको बेचना है। नाउ इनका काम और कुछ भी है, जैसे मिशन प्लानिंग। ह्यूमन जाकर आएंगे कैसे? ये तो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मिशन है ना, मशीन को तो नहीं भेज रहे कि चलो कुछ हो भी गया तो चल जाएगा, ये तो ह्यूमंस है। ओके, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अगर कुछ इमरजेंसी आ गया,
वो ऊपर में ब्रीदिंग कैसे करेंगे, कैसे उनका एक्टिविटी नॉर्मल रहेगा, फिर यही डिजाइन करे। देख रहे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ये टर्म आप मेडिकल साइंसेज में सुने होंगे कि किसी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रख दिया गया, वो मास्क या ऑक्सीजन जो सप्लाई करते, तो उसी तरह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, ये भी इन्हीं का काम है, एस्ट्रोनॉट को सिलेक्ट करना और जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनको ट्रेन करना। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले होता है ह्यूमन आपके मिशन के लिए। एंड फाइनली ट्रेनिंग सिमुलेटर्स, एक वैसा इन्वायरमेंट में हम ह्यूमन को प्लेस करने का कोशिश करते हैं और उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, उनको सिखाते हैं कि आपको कैसे अपने हैंड्स को मूव करना है, कैसे इंफॉर्मेशन भेजना है या कैसे वहां पर काम करना है। तो ये सिमुलेशंस एंड अलग अलग एजेंसीज के साथ ये मिलकर काम करते हैं। फाइनली नेक्स्ट, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। यस, आपने तो सैटेलाइट का पाथ डिजाइन किया था ना जी इसके पहले, कि सैटेलाइट इसी पाथ से जाएगा। नेविगेशन, सैटेलाइट उसी पाथ को पे है या नहीं है, मूव कर रहा है या नहीं हो रहा, ये कौन ट्रैक करेगा? तो इसके लिए एक अलग एजेंसी है हमारा। ओके, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, ये कमांड भी दे सकते हैं सैटेलाइट को अगर ये अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, या स्पीड को चेंज करना, डायरेक्शन को चेंज करना, सब कुछ इनके पास है। ओके, और इनका काम क्या है? इनका काम है मेजर लॉन्च व्हीकल, आपके कंट्रोल सर्विसेज टू लॉन्च व्हीकल का सर्विसेज को कंट्रोल करना, स्पीड, डायरेक्शन सही ट्रैक पर है या नहीं, ये कंट्रोल करते हैं। और लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम। इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स क्या होता है? लाइट के हिसाब से सिग्नल्स चेंज करता है जी। अलग अलग लाइट कंडीशन में आपके सिग्नल्स का स्पीड अलग होता है, सिग्नल का ट्रैवलिंग का स्पीड अलग होता है, तो ये भी डेवलप करते हैं। और भी है इनको कुछ, ग्राउंड कॉम्प्लेक्स ग्राउंड नेविक मीन्स नेविगेशन, ग्राउंड पर खड़ा होकर उस सिस्टम को नेविगेट कराना, सही जगह पे जा रहा है या नहीं, अगर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है तो किस पाथ से वापस आ रहा है, क्या वो सही रूट फॉलो कर रहा है या नहीं, इस सारा ये करेंगे। सो ट्रैकिंग। एंड फाइनली ये वेदर सर्विसेज भी देते हैं, और ये वही एजेंसी है रिस्पॉन्सिबल है जो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के समय फ्लड का चेतावनी देगा, साइक्लोन्स का चेतावनी देगा, यानी ये आपको पहले से अलर्ट करेंगे। मतलब इनका डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा प्रबंधन में भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, नाउ अगला मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ये भी एक है। सैटेलाइट तो चला गया, आपने लॉन्च कर दिया, सैटेलाइट ऑर्बिट में भी पहुंच गया, लेकिन ऑर्बिट में सैटेलाइट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये कौन देखेगा? ऑर्बिट में वो सैटेलाइट वहां प्लेस हुआ है या नहीं सही ऑर्बिट में, ये भी तो कोई देखे, ध्यान रखिए। इसके लिए हमारे पास है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। इनका काम क्या है? ऑन ऑर्बिट ऑपरेशन। ऑर्बिट्स में क्या ऑपरेशन करने ना, उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में, अगर किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करना तो बहुत सारा एक्टिविटी होता है, उस जगह तक पहुंचकर सैटेलाइट को सही तरह से प्लेस करना, और फिर वो सैटेलाइट अपना ऑर्बिट में जिस काम के लिए आपने भेजा तो वो घूम भी रहा और सही से काम कर रहा है या नहीं उसके, ये कौन है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। ये देखेंगे, ये इनका काम है। ठीक है, ये लॉन्च और अर्ली ऑर्बिट फेज, ऑर्बिट पे लॉन्च होने के पहले का फेज पे ये ध्यान रखेंगे। और इनका ऑपरेशंस किस पर है? जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस नेविगेशन स्पेसक्राफ्ट। ओके, ये कहां पर है? कर्नाटका, हसन, कर्नाटका। हसन इज अ प्लेस इन कर्नाटका। सो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, ऑर्बिट्स में प्लेस करने के बाद इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑर्बिट में सही प्लेस हुआ है, ऑर्बिट में सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, नाउ अगला पार्ट इसका, इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, IISU। Now design and development of inertia system. Inertial system means सैटेलाइट को लॉन्च करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इनिशियली
कोई भी बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है, न्यूटन फर्स्ट लॉ याद कीजिए, रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना इट्स नॉट सो इजी इनर्शियल सिस्टम्स को। तो सैटेलाइट भी तो इनिशियली इट इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्पॉन्सिबल है इनर्शियल सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए, यानी सैटेलाइट का मोशन, सैटेलाइट का स्पीड, सैटेलाइट का ओरिएंटेशन, सही एंगल पर सैटेलाइट है या नहीं है। अभी आपने देखा होगा जब चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा था, ठीक है, तो एक सर्टेन हाइट पर उनका सैटेलाइट का स्पीड अलग अलग हो रहा था, वो जो लैंडर का था, ब्रेकिंग फेज था, ओके, आपके फिर जहां पे इनको उतरना था फिर उसको वो एनालाइज कर रहा था। तो इनका काम क्या है, इनर्शियल सिस्टम को, लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट को, यानी उनका मूवमेंट पर खासकर, क्योंकि ये भी तो क्वाइट पॉसिबल है, आपने एक सैटेलाइट ऑर्बिट में डाल दिया और धीरे धीरे वो सैटेलाइट उस ऑर्बिट से कहीं और ही खिसक गया, ओके, आपने सैटेलाइट से कम्युनिकेशन ही लॉस्ट कर दिया, क्वाइट पॉसिबल। तो ये देखेंगे इनका काम क्या है, जाइरोस एंड ऑप्टिकल जाइरोस। जाइरोस्कोप आपके फोन में है, जो फोन को सही एकदम एक ओरिएंटेशन में रखता है सीधा, आप गेम खेल सकते हैं इधर उधर टिल्ट करके, यानी जाइरोस्कोप काम कर रहा है। तो सैटेलाइट भी तो राइट, वो जो मूव कर रहा है सैटेलाइट, तो आखिर सैटेलाइट का एंगल क्या है, किधर ज्यादा टिल्ट हो रहा है, इधर या इधर, बिकॉज जिधर वो टिल्ट होगा हो सकता है डायरेक्शन फिर उधर ही चल जाए, आपके हाथ से बाहर चले जाए। तो सैटेलाइट का टिल्टिंग भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनका काम है, सैटेलाइट के टिल्ट को मेंटेन करना। ऑटिट्यूड राइट, आपका एटीट्यूड सिस्टम, जाइरो पैकेज और एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर में सैटेलाइट किस रेट से आगे बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सैटेलाइट उतना हाइट नहीं ले रहा लेकिन फ्यूल ज्यादा खर्च हो रहा है, तब तो सैटेलाइट ही नहीं पहुंचेगा ऑर्बिट में। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका सैटेलाइट का जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है वो बहुत हाई है, आपके कंट्रोल में ना हो, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो ये यही काम करते हैं, एक्सेलरेशन, जाइरोस्कोप, ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, अर्थ के रेस्पेक्ट में या किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट कितना ऊपर या नीचे है। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में एक मेजर डिफरेंस था, चंद्रयान 3 में, जब हम आपको पढ़ाएंगे और डिटेल्स में, चंद्रयान 3 में जाइरोस्कोपिक सिस्टम था, ऑप्टिकल जाइरोस्कोपिक। इट मींस सैटेलाइट को वो बैलेंस होने अनबैलेंस होने से रोक रहा था और सैटेलाइट एक ही तरीका से आपको दिख रहा था, नीचे आ रहा था। वो क्या था, जाइरोस्कोपिक सेंटर, यानी अगर वो गिर भी जाता तब भी वो सीधा हो जाता। चंद्रयान 2 में ये फैसिलिटी नहीं था। तो जाइरोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन बना के रखने के लिए, सरफेस के हिसाब से आपका सैटेलाइट कहां लैंड करे, बराबर सतह पर तो लैंड करे, नहीं तो किसी गड्ढे में भी तो लैंड कर सकता है वो। अगर आप रोवर भेज रहे हैं या लैंडर भेज रहे हैं तो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। सेम सैटेलाइट भी कभी तो ओरिएंटेशन की, सैटेलाइट किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, किधर जा रहा है, तो फिर कौन देखेगा, इनका काम है, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स का। ओके, तो ये मैकेनिज्म बनाते हैं, मोमेंटम व्हील बनाते हैं, सोलर एरे, सैटेलाइट जब ऊपर जाएगा तो सोलर प्लेट्स खुल जाता है, तो सैटेलाइट्स का सोलर प्लेट्स कहीं नहीं खुलता है ना, वो लाइट को सेंस करके खुलना चाहिए वहां पर, तो उसको कहते हैं ऑप्टिकल जाइरोस्कोप सेंसर्स। ये बनाते हैं कि सैटेलाइट ने लाइट सेंस किया, जैसे एक पर्टिकुलर हाइट पे चला गया, उनके सोलर पैनल्स खुल गए। देख रहे हैं सबका अलग अलग यूनिट्स है और सब अलग अलग काम करते हैं। नेक्स्ट, लेबोरेटरी, फिर एक है, ये भी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल और लाइट का कॉम्बिनेशन पे ये काम करती है लैब। ये कहाँ है, बेंगलुरु में। इनका काम क्या है, एटीट्यूड सेंसर्स, किस हाइट पर है सैटेलाइट, एक सर्टेन हाइट पर जाकर एक पार्ट को सैटेलाइट से अलग करना है, सर्टेन हाइट पर जाकर आपको कोई इंजन का पार्ट जो यूज हो गया उसको अलग करना है, तो ये हाइट कौन बताएगा आपको। ओके, तो इसके लिए इनके पास एटीट्यूड सेंसर होता है। हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग ऑप्टिक्स, कैमरास जो लगे होते हैं सैटेलाइट में ऑनबोर्ड कैमरास भी होते हैं, उनके अपने कैमरास भी होते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है आपको दिखाता है, राइट। और उसके जो रॉकेट में ऑनबोर्ड कैमरास होते हैं, सैटेलाइट में भी कैमरास होते हैं, कि वो जहां पर जा रहा है, अपना जहां घूम रहा है उस जगह की इमेज तो आपको भेजे, तो ये काम ये करते हैं। फिर स्टार सेंसर्स, अलग अलग स्टार्स को भी तो आप सेंस कर पाए,
कौन सा स्टार्स के आप करीब हैं, कौन सा आपसे दूर है ना। स्टार, सन तो खुद एक स्टार है, मतलब बोले हेवनली बॉडी को आप सेंस कर पाए। और फिर सन सेंसर, अर्थ सेंसर, मैग्नेटिक सेंसर, फाइबर ऑप्टिक, जाइरो, टेम्परेचर सेंसर, देख रहे हैं सारी तरह के सेंसर्स का डिजाइन इनके पास है। ये जाके सेंस तो करे जहां पर ये घूम रहा है कि मार्स के आसपास का क्या टेम्परेचर है, तब तो आप फ्यूचर में कोई रोवर भी उतार पाएंगे। आप उसको आपको उसका एटमॉस्फेयर का या सरफेस का टेम्परेचर पता होगा, तब तो उसके हिसाब से आप डिजाइन करेंगे। एंड सो रिमोट सेंसिंग कैमरास, रेडियोमीटर्स क्या है? इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, उसको रेडियो सिस्टम्स कहते हैं, वो हैं। ऑप्टिकल फिल्टर्स, फोटो मास्क, ऑप्टिकल कोटिंग, आईआर डिटेक्टर, इंफ्रारेड, किसी अलग तरह का तो वेव नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि किसी पर्टिकुलर प्लैनेट या कोई अगर एस्टेरॉइड आपके पास से गुजर रहा तो उससे रेडियो एक्टिव वेव्स आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा रेज आ रहे हैं, ये भी तो आप पता करें। फिर आपका ये हो गया। नाउ रिमेंबर, इन्होंने स्पेशलाइज्ड ऑप्टिक्स बनाया किसके लिए? आदित्य L1 के लिए। आदित्य L1 अभी मिशन लॉन्च हुआ, हम इस पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक L1 लैग्रेंजेस 1 पॉइंट पे रहेगा और जो भी उसको काम करना है अपने सेंसर से ही करना है, ऑप्टिकल सेंसर से ही सन के हॉटस्पॉट्स को या सोलर स्टॉर्म्स को पता करना, तो ये इनका काम है। तो ये कहां पर होता है? लैबोरेटरी इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, बेंगलुरु। नेक्स्ट, रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? दूर से ही किसी चीज का पता लगाना, उसको हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। जैसे मानिए फॉरेस्ट फायर लगा है या खेत में आग लग गया, तो कितने दूर का फॉरेस्ट जल गया, कितना दूर का फॉरेस्ट जल गया। अगर हिमालय का बर्फ पिघल रहा तो कितना बड़ा बर्फ या कितना बड़ा का एरिया का बर्फ पिघल गया, जाकर तो पता लगाना मुश्किल है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? रिमोट सेंसिंग से। और ये रिमोट सेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप सैटेलाइट अपने आसपास का एक्टिविटी को दूर से ही सेंस कर पाए कि आखिर क्या हो रहा है। अगर कोई एस्टेरॉइड जा रहा है तो किधर जा रहा है, अगर कोई और आपके बॉडी जा रहा है, स्टार जा रहा है तो किधर जा रहा है, क्या एक्टिविटी हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? रिमोट सेंसिंग से। और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है रिमोट सेंसिंग के लिए। ओके, और इनका काम क्या है? इनका काम है कि ये पूरे साउथ एशिया में रिमोट सेंसिंग के लिए एकमात्र ये इंस्टीट्यूशन है। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया में नाम है जी इसका। आप रिमोट सेंसिंग स्टडी करना चाहते हैं तो फिर आप यहां भी जाके कर सकते हैं, IIRS। तो रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटी डेवलप करना इनका काम है। ये है कहां पर? इट इज इन देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। और है डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। जो भी आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, आप चाहेंगे तो फ्यूचर लोगों को एजुकेट कर पाए, ये कौन काम करेगा? ये काम करेगा ये यूनिट, डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। कहां पर है? अहमदाबाद में। ओके, इनका काम क्या है कि सैटेलाइट बेस्ड सोसाइटल एप्लीकेशन, सोसाइटी के लिए सैटेलाइट को कैसे इस्तेमाल किया जाए सोशल डेवलपमेंट के लिए, ये इनका काम है पता करना कि क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। एजुकेशन हो सकता है। ओके, अगर मानिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाई हो रही है और हम इंडिया में IITs में सेम क्लासेस को कंडक्ट करना चाहते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? उनके लेक्चर्स को हम यहाँ पर टेलीकास्ट कर रहे हैं ताकि यहाँ के स्टूडेंट को बेनिफिट हो। तो ये क्या आपका हो गया? एजुकेशन का एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा आपका DTH सर्विस प्रोवाइड करना, ये भी तो एक सोशल काम ही है ना जी। सोसाइटी में आप इंफॉर्मेशन को फ्लो करने में मदद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आपके जितने बैंक्स काम कर रहे हैं वो DTH सर्विस ही यूज कर रहे हैं। ओके, फिर अगर कहीं फॉरेस्ट फायर हो गया है या इन्वायरमेंट में अगर हिमालय में बर्फ पिघल रहा है, या फिर अगर दिल्ली का एटमॉस्फेयर जो है या दिल्ली का जो इन्वायरमेंट हो वो ज्यादा आपका स्मोकी हो गया है, ये सब कौन पता करेगा? कोई तो पता करता होगा। देखिए है
इनका काम क्या है? बेसिकली ये सोसाइटल रिसर्च के लिए, मतलब सोसाइटी के लिए है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप स्पेस कर रहे हैं, स्पेस आप कर क्यों रहे हैं? स्पेस का प्रोग्राम्स, आप सैटेलाइट लॉन्च क्यों कर रहे हैं? कुछ तो बेनिफिट होगा, कुछ तो आप चाहेंगे कि जो आपका सोसाइटी है वो उससे कुछ बेनिफिट उठा पाए, चाहे एजुकेशन के फॉर्म में हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फॉर्म में हो, चाहे कम्युनिकेशन के फॉर्म में है, चाहे सिक्योरिटी के फॉर्म में, आर्म फोर्सेस को डेटा प्रोवाइड करना। आप तो चाहेंगे ना कि सोसाइटी के लिए कुछ उसका यूज हो। तो ये बेसिकली सोसाइटल एप्लीकेशन, सामाजिक, समाज में सैटेलाइट्स के एप्लीकेशन को अलग अलग बढ़ावा देने के लिए ये यूनिट है। नाउ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, क्या आप गौर कर रहे हैं कि ये सैटेलाइट सिस्टम अपने आप में कितना बड़ा फील्ड है? अंदाजा अभी यहां से हो रहा है, बहुत वाइडर एप्लीकेशन है, सिर्फ लॉन्च कर देना बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट फिजिकल लेबोरेटरी, ये कहां पर है? अहमदाबाद में। इसका काम क्या है? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स, सोलर फिजिक्स, बाहर जो हो रहा है, सैटेलाइट्स को कैसे बचाया जाए सोलर स्टॉर्म से, जो सन से रेज आ रहे हैं उससे सैटेलाइट्स को नुकसान होता है, कैसे बचाया जाए, अर्थ पे उसका क्या इफेक्ट होगा, एस्ट्रोनॉट्स जो जाएंगे उन पर इसका क्या इफेक्ट होगा, जो हमने रोवर उतारा है मून पर, वो कैसे बिहेव करेगा, वो कैसे मूव करेगा, टेम्परेचर कैसे सेंस करेगा, बाहर मून के बाहर में क्या एटमॉस्फेयर में कुछ है भी। तो ये जितना भी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स है, सब यही काम करते हैं, खासकर सोलर फिजिक्स, सन से रिलेटेड जितना है। आदित्य L1 मिशन में मतलब इनका बहुत बड़ा हाथ होगा। नेक्स्ट प्लैनेटरी साइंस, किसी भी प्लैनेट के साइंस को समझना, मार्स का एटमॉस्फेयर कैसा है, मार्स का ग्रेविटी कितना है, मार्स का टेम्परेचर कितना है, आपका एयर डेंसिटी कितना है, उनका एटमॉस्फेयर किस चीज से बना है, ये आपको बताएंगे। एक्सप्लोरेशन स्पेस, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, अलग अलग एटमॉस्फेयर को एनालाइज करना, मून के आसपास क्या है, मून, यहां से मून जाने में एटमॉस्फेयर कैसे चेंज हो रहा है, बिकॉज ये सारा डेटा हम रखेंगे तब तो फ्यूचर में हम किसी को मून पे भेजेंगे तो ये सारा डेटा को हम यूज करेंगे ना। एंड फिर मॉलिक्यूलर एंड ऑर्बिटल फिजिक्स, हमने हमेशा बोला है मॉलिक्यूल्स जो अर्थ पे जैसा बिहेव करता है, आपका स्टील या पार्टिकल्स जैसे अर्थ पे बिहेव करते हैं मटेरियल, वैसे मून पर बिहेव नहीं करेंगे। तो मटेरियल साइंस को भी तो समझना पड़ेगा। आपने सैटेलाइट बनाकर या रोवर बना के ऐसा मटेरियल से भेजा जो मून पर जाते ही उसके टेम्परेचर से खराब हो गया, तो किस काम का वो? कोई ये भी तो रीड करे चीजों को, फिर ये इनका काम है। नाउ ये इंस्ट्रूमेंट करते हैं, डेवलप करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि मिशंस को सही से पूरा किया जा सके। अगला है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी, तिरुपति। इनका काम क्या है? एटमॉस्फेरिक और स्पेस साइंसेस के हिसाब से प्रेडिक्ट करना बिहेवियर, प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर थ्रू ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग। अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना, अर्थ का एटमॉस्फेयर पहले कैसा था, अर्थ का एटमॉस्फेयर का फ्यूचर क्या होगा, मार्स पहले कैसा था। मजा का बात, जो मार्स का प्रेजेंट है वो अर्थ का फ्यूचर होगा। अगर आप अर्थ का फ्यूचर को समझना चाहते हैं, मार्स को समझ लीजिए, उधर ही फ्यूचर। तो एटमॉस्फेयर को स्टडी करने का काम इनका है, किनका? नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लैबोरेटरी। नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, बोले ना, बहुत सारे मिलकर काम करते हैं, क्योंकि अगर एक इंसान एक काम करे तो बस एक तरीके से सोच सकता है, अगर एक काम को 5 इंसान करें तो जरूर अलग अलग थॉट्स आएंगे ना, हर कोई का नजरिया अलग हो सकता है, तो इसीलिए होता है। नाउ इनका एक इंपॉर्टेंट काम भी है जो जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से डील करते हैं, तो इनका काम है कि अपर एयर विंड कैसे है,
जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेट स्ट्रीम्स भी हैं, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो सैटेलाइट को अपने साथ मूव करा के ले जाएंगे, ट्रैक से हट जाएगा। अपर एयर सर्कुलेशन है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि एटमॉस्फेयर में कोई डिस्टरबेंस है। देख रहे हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने के पहले आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ये करेंगे। नेक्स्ट, ये रॉकेट लॉन्चेस को हेल्प करते हैं श्रीहरिकोटा से। वेदर क्लियर है या नहीं, अगला 5 दिन का वेदर कैसा होगा लॉन्चिंग के पहले। आपने मूवी देखा होगा मंगलयान, बहुत बाखूबी दिखाया है कि सैटेलाइट बनाने के बाद भी लॉन्च नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वेदर क्लियर नहीं था। तो एक कंड्यूसिव वेदर, एक क्लियर वेदर मिलना चाहिए इसको। या कैसा वेदर, कहीं ऐसा तो नहीं जहां से सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है वहीं पर कोई साइक्लोन भी आ रहा है। बात समझ गए? तो ये इनका काम है, इनपुट प्रोवाइड करना लॉन्चिंग के लिए। बहुत सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, असम, देन त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है इनके लिए। तो इनका क्या काम है कि नॉर्थ ईस्ट, एक आपको कभी बताएंगे कि एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है हमारे देश में, नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये बना है। और एक डिपार्टमेंट भी है, डोनर करके है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का कैसे विकास किया जाए पूर्वोत्तर राज्यों का, क्योंकि वो बहुत कटे कटे से इस देश से, उनका डेवलपमेंट बहुत पीछे है। तो इनका क्या काम है कि नॉर्थ ईस्ट में स्पेस एप्लीकेशन को कैसे यूज किया जाए, ये इनका काम है। और ये क्या करते हैं कि प्लानिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो उसका पूरा का पूरा कंट्री से कांटेक्ट कट जाता है। तो उस डिजास्टर मैनेजमेंट पे कैसे कनेक्ट करके रखा जाए। ओके, कहीं बाढ़ आ गया आसाम में, या कोई बादल फटने का घटना हो गया। नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत प्रोन रीजन है अर्थक्वेक के लिए भी, तो उस जगह पर फिर कैसे काम किया जाए, तो ये इनका काम है। ओके, इन ये और काम करते हैं। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, ऑब्वियस है, रिमोट सेंसिंग तो आप करेंगे ही ना। डिजास्टर को आप साइक्लोन के बीच में जाकर तो नहीं बोलेंगे साइक्लोन आ गया है। आप साइक्लोन को पहले पाथ प्रेडिक्ट करेंगे। अगर बारिश होने का ज्यादा संभावना है तो ऐसा तो नहीं कि आप बारिश में पहले 5 रोज भीग जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे अब लगता है बाढ़ आ गया है। नो, तो पहले से प्रेडिक्ट करना होगा ना। तो ये इनका काम है। नाउ हमारा एक ये भी एम है कि नॉर्थ ईस्ट का स्पेस डेवलपमेंट में कुछ हिस्सेदारी हो, नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ आपका पार्ट वो भी प्ले करे, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में है कि एशिया का ये फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी है, एशिया का फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी है। नाउ कभी कल एमसीक्यूज में नजर आ सकता है, तो ये एशिया का फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी है एंड त्रिवंतपुरम में है, 2007। इनका काम क्या है? स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में एजुकेशन देना, एस्ट्रोफिजिक्स तैयार करना, जो लोग इसरो में काम कर पाए, मटेरियल साइंसेज में, प्रोपल्शन सिस्टम में, इसमें एजुकेशन देता। मैन पावर भी तो आपको चाहिए जो फ्यूचर में आपके बने, आप बाहर से तो नहीं लाएंगे ना मैन पावर। तो ये खासकर आपके स्पेस से रिलेटेड एजुकेशन देते हैं, स्पेस से रिलेटेड मैन पावर रेडी करते हैं जो फ्यूचर में स्पेस डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे। बेसिकली इनका मेन काम क्या है? लर्निंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, टीचिंग, सब यहाँ पर है। और ये थिंक टैंक भी है। थिंक टैंक मतलब नया नया इनोवेटिव आइडियाज सोचना, स्पेस का ये हो सकता है, सैटेलाइट में ऐसा कुछ हो सकता है, स्पेस का एप्लीकेशन ऐसे किया जा सकता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जा सकता है, इस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सकता है। तो ये थिंक टैंक, जैसे नीति आयोग एक थिंक टैंक है देश के लिए, ये स्पेस में एक थिंक टैंक का काम करते हैं।
नाउ एंट्रिक्स, राइट, एंट्रिक्स कोऑपरेशन लिमिटेड, ये इसरो का बैंगलोर में है और ये इसरो का आपका कॉमर्शियल बॉडी है, मतलब ये इसरो है। अब अगर आपको सैटेलाइट लॉन्च, अपना सैटेलाइट भेजना है, आप डायरेक्टली इसरो से कांटेक्ट नहीं कर सकते। इसरो ने अपना एक कॉमर्शियल बॉडी बनाया कि अगर आपको सैटेलाइट भेजवाना है या फिर आप हमारे साथ सैटेलाइट डेवलपमेंट में जुड़ना चाहते हैं, मानिए आपका एक मटेरियल साइंस का फैक्ट्री है और आपका कहना है कि नहीं, हम जैसा मटेरियल बना के दे सकते हैं इसरो को, ये नया तरह का मटेरियल है, इससे सैटेलाइट हल्का हो जाएगा, या आपने एक नया प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है, तो अब आप किससे बात करेंगे? आपको बात करना होगा एंट्रिक्स से। एंट्रिक्स क्या है? ये इसरो का कॉमर्शियल बॉडी है, मतलब ये इसरो को एक तरह से बोलिए इसरो के लिए बिजनेस क्रिएट करता है। आप डायरेक्टली इसरो से बिजनेस नहीं कर सकते, आपको किससे करना होगा? एंट्रिक्स। ओके, तो ये एंट्रिक्स है। एंट्रिक्स स्पेस सेक्टर प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है, सर्विसेज को। ओके, जैसे श्रीलंका ने बोला या सिंगापुर ने बोला कि सर हमारे लिए एक सैटेलाइट डिजाइन कर दीजिए, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। क्या क्या स्पेसिफिकेशन आपको चाहिए? सर इतना गीगाहर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, ये उसमें होना चाहिए, डीटीएच को सपोर्ट करना चाहिए, उसमें रिमोट सेंसिंग होना चाहिए, अच्छा ठीक है, हो जाएगा। आपका कॉस्ट ये बनता है, तो ये इनका काम है। या फिर अलग अलग कंट्रीज अपना सैटेलाइट अगर उन्होंने बना लिया है, वो प्लेस करवाना चाहते थे, इनको कांटेक्ट करेंगे, सर ये आपका जो अगला सैटेलाइट लॉन्च होगा PSLV, उसमें प्लीज इसको डाल दीजिएगा, इस हाइट पर, इस ऑर्बिट में हमारे सैटेलाइट को प्लेस करना है, ठीक है, इतने पैसे लगेंगे, आप दे दीजिए। समझ गए? तो ये कॉमर्शियल बॉडी है इसरो का। ये क्या करते हैं? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ सप्लाई करते हैं। देन साइंटिफिक मिशन, रिमोट सेंसिंग, डेटा सर्विसेज। रिलायंस ने बोला मानिए कि 5G के लिए हम एक अलग सा ट्रांसपॉन्डर रिसीवर चाहिए, या एक अलग सा हमें एक सैटेलाइट हमारा क्या प्लेस कर देंगे। बोला किस लिए आप करना चाहते? बोला हम डेटा सर्विसेज को एक्सपैंड करने के लिए। एंट्रिक्स ने ऑर्डर ले लिया, ठीक है, आप स्पेसिफिकेशन बता दीजिए, आपके लिए हम लोग प्लेस कर देंगे। क्लियर है? देन ट्रांसपॉन्डर लीज सर्विसेज, आप इनके ट्रांसपॉन्डर्स, आपने बोला सर हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम एक अलग से सैटेलाइट दे, क्या आपके प्रेजेंट कोई सैटेलाइट में आप हमें डेटा का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? बोला हाँ हमारे पास है, आप दीजिए इतने पैसे, आपको हम डेटा का सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। ये इनका काम है। मिशन सपोर्ट एंड अदर काम ये करते हैं। नेक्स्ट, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये भी इसरो का है, 2019 में ही बना है। ओके, इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम है बिजनेस को बढ़ाना, इसरो का बिजनेस को बढ़ाना। 2019 में इसरो का और बिजनेस, इसरो के लिए और बिजनेस लाना। जैसे हो सकता है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बाहर में बोले कि सर हम इंडिया में अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला या बॉस्टन यूनिवर्सिटी, हम इंडिया में अपना एक ब्रांच डालना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रहा है, तो वो हम सेम चाहते हैं कि वो चीज़ आप प्रोवाइड करें डेटा इंडिया में, ठीक है, हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह से। एंड इंडियन नेशनल, लास्ट वन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, राइट, इन स्पेस इसको कहते हैं। अब प्राइवेट एंटरप्राइज हैं या जो स्टार्टअप हैं, वो कुछ स्पेस एक्टिविटी लेना चाहते हैं। जैसे मानिए आप एक स्टार्टअप हैं और आपने एक कैमरा बनाया हाई रेजोल्यूशन, जो स्पेस अगर सैटेलाइट्स में लगा दिया जाए तो और बेटर वो इमेजेस ले सकता है। तो आप कैसे इसरो के साथ कांटेक्ट करेंगे? आपके स्टार्टअप कैसे काम करेंगे? तो इसके लिए एक अलग सा ही बॉडी बना दिया है, इन स्पेस, जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं जो मिलकर काम करना चाहते हैं इसरो के साथ, या जो इसरो को अपना सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं, वो यहां से दे सकते हैं। ओके, ये ऑथराइज करता है उनके एक्टिविटीज को, यानी उनकी इक्विपमेंट को टेस्ट करना। हो सकता है आप एक फॉरेन स्पाई भी तो हो सकते हैं, आपको किसी ने फॉरेनर ने पैसा दिया, चाइना ने दिया है कि ये इस इक्विपमेंट को फिट कर दो, हम सैटेलाइट को ट्रैक करना चाहते हैं, ये भी तो हो सकता है।
रॉन्ग। तो आपको ऑथराइज कौन करेगा कि नहीं आपके प्रोडक्ट, जैसे आईएसआई ब्रांड होता है ना, ये ऑथराइज किया जाता है कि ये प्रोडक्ट एक सर्टेन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। यहाँ कौन ऑथराइज करेगा आपके स्पेस प्रोडक्ट को? ये काम करेगा इन स्पेस। ओके, ये स्टार्टअप्स और उनके प्रोडक्ट को ऑथराइज करते हैं ताकि वो यूज किए जा सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में। इससे क्या होता है, स्पेस इकोनॉमी भी बढ़ता है, बिजनेस बढ़ रहा है ना जी। आपके पास टैलेंट था वो मैन्युफैक्चरिंग, वो इक्विपमेंट बनाने का, आपके पास टैलेंट था उस तरह का सॉफ्टवेयर डिजाइन करने का, आपने एक नया कुछ प्रोग्राम डिजाइन किया, नया कुछ आपने टेक्नोलॉजी डेवलप, तो ये आप इसरो से शेयर तो करेंगे, तो फिर आपका ये हो गया इन स्पेस। नाउ इनका ऑफिस कहाँ है? हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है और इनका फील्ड ऑफिस बैंगलोर और मुंबई में है। रिमेंबर, ये इसरो को, यानी इसरो को स्टार्टअप से या फिर नए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कौन जोड़ता है? इसको जोड़ता है इन स्पेस। इन स्पेस वो संस्था है। और इसरो के लिए कॉमर्शियल मार्केट कौन डेवलप कर रहा है? एंट्रिक्स। एंट्रिक्स, दोनों में अंतर है जी। ओके, ये जस्ट एक ओवरव्यू रहा। प्लीज इसका नोट्स जरूर आप लोगों ने अगर बनाया होगा तो हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। ये बहुत जरूरी है, यस बहुत जरूरी है ये। अगर क्वेश्चन आ गया इसरो और उसके साथ जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ बताइए, तब क्या करेंगे? तो एक्सपेक्ट आपसे किया जाता है कि सब नहीं कुछ तो आपको आए, और बिल्कुल ऐसा आता है जी। और खासकर जब अभी सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है और जब हमने एक नया कुछ अचीव कर लिया है चंद्रयान 3 से, तो अब स्पेस मार्केट और खुल गया है हमारे लिए। ये तो फिर और इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और ये आर्टिकल बहुत क्रेडिबल आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल खुद किसने प्रिंट किया है? इसरो। ओके, तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन है इसको आप कोट भी कर सकते हैं, सोर्स इसरो दे रहे। इससे ये भी पता चलेगा कि आप में एक सिविल सर्वेंट का क्वालिटी है, आप चीजें पढ़ते हैं, आपको पता है क्या होता है। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही, और फिर और सब हम लोग इसके सेम सीरीज में हम लोग लाएंगे। आदित्य L1 हुआ, चंद्रयान 3 हुआ, स्पेस डेब्रीज हुआ, करंट से रिलेटेड मटेरियल है। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।